जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका हम लोग डिटेल में देखेंगे और एक भी चीज ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो आप लोगों के मन में क्या क्रिएट करे, कंफ्यूजन क्रिएट करे। और हमने पहले से कोई सा चित्र भी बनाकर नहीं रखा है कि आप देख लें कि कैसा चित्र होगा। हम चित्र बनाकर दिखाएंगे कि कैसा चित्र बना सकते हैं और कैसे चित्र आप लोग अपने कॉपी में बनाइएगा। ऐसा चित्र अगर बना हुआ आप लोगों को अगर दिखता है तो क्या कंफ्यूजन क्रिएट होती है, कैसे बना है। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे चित्र इसमें कैसे बनेगा। तो चित्र बनाने का फर्स्ट ऑफ ऑल तरीका है कि पहले हेडिंग को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे कि हेडिंग बोल क्या रहा है, उसके अनुसार आधा चित्र बन जाएगा। उसके अनुसार कितना चित्र बन जाएगा, आधा। तो देखो पहले बोला विद्युत द्विध्रुव, तो पहला काम करेंगे एक विद्युत द्विध्रुव खींचने की। तो इस चलो विद्युत द्विध्रुव खींच देते हैं। मान लेते ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए और बी एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव। अब एक तल बना रहे, एक तल बना रहे, आप लोग को इस तल से भली भांति परिचित होंगे। एक्स वाई तल बोलते हैं या कार्तीय तल बोलते हैं। मानकर चल रहे हैं ये वाला ऊर्ध्वाधर लाइन है, मतलब जो 90 डिग्री का होता है उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। जो 0 डिग्री है, जो सुती हुई होती है उसको हम लोग क्षैतिज बोलते हैं। तो क्षैतिज लाइन पर, सुती हुई लाइन यानी क्षैतिज लाइन पर क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। और ऊर्ध्वाधर लाइन ये दिख रहा होगा। आप बोलिएगा कि ये चीज आपने क्यों बना दी, तो यहाँ से दिखेगा चित्र आपको अच्छा अच्छा लगेगा और समझ में अच्छा है। लेकिन आप लोगों के बुक में मान लिया ए बी खींचा है मान ली, और ये ऐसा लाइन नहीं खींचा। लेकिन इस चित्र को समझाने के लिए हम ऐसी चीजें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ए बी को क्या कहा रख दिए, क्षैतिज लाइन पर रख दिए। और ये वाली कौन सी लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन। मान लिए ए बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव ऑप्शन। तो विद्युत द्विध्रुव, तो इसका कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो मान लीजिए पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। अगर यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है तो इसकी दिशा माइनस से प्लस हो जाती है। क्लियर। अब इतना चित्र समझ में। और किसी भी बिंदु पर क्या ज्ञात करना, किसी भी बिंदु, तो मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, क्यू। जिसका नाम क्या है, क्यू। अब इसी बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आधा चित्र समझ में कैसे बना, एक हमने ए बी विद्युत द्विध्रुव लिया और एक अन्य एक कोई सा बिंदु क्यू ले लिया। कोई सा बिंदु कोई ले लिया, हमने पी भी ले सकते हैं लेकिन पी यहाँ का है द्विध्रुव आघूर्ण इसलिए नहीं लिया। अब देखो क्यू को, और यहाँ इस बिंदु का नाम दे देते ओ। ओ का मतलब ओरिजिन। तो ये बिंदु ओ है, ये बिंदु क्यू है, और यहाँ से यहाँ एक लाइन मिला देते हैं। यहां से यहां एक लाइन मिला देते हैं और मान कर चलते इसकी दूरी कितनी है, आर। अब देखो क्यू का निर्देशांक यानी पोजीशन, निर्देशांक यानी पोजीशन बताने के लिए आप लोग दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो कार्तीय निर्देशांक में और सेकेंड किस में बता सकते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक में। तो यहाँ क्यू का जो पोजीशन हम बताएंगे ध्रुवीय निर्देशांक बताएंगे। तो आप लोग बोल रहे हैं ध्रुवीय निर्देशांक, हो सकता है किसी के मन में ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो कि आखिर में ध्रुवीय निर्देशांक किसे कहते हैं। तो ध्रुवीय निर्देशांक उसे कहते हैं, देखो होगा कि इस रेखा की लंबाई बता दीजिए और इस रेखा का कोण बता दीजिए कि, और किसके किससे कोण, इस क्षैतिज यानी धनात्मक एक अक्ष के साथ कोण बता दीजिए। वही क्या होता है, हो जाएगा क्यू बिंदु का ध्रुवीय निर्देशांक हो जाएगा। तो इसकी लंबाई आर दिया और मान कर चलते यहाँ धनात्मक एक अक्ष के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा डिग्री का। तो इस क्यू बिंदु का ध्रुवीय निर्देशांक कितना, आर कॉमा थीटा, आर कॉमा थीटा। तो हमने यहाँ इसका पोजीशन बताने के लिए किसके पास गए, ध्रुवीय निर्देशांक के पास गए। ध्रुवीय निर्देशांक में क्या क्या होता है, एक रेखा की लंबाई होती है और रेखा का कोण होता है। क्लियर हुआ, तो यहाँ मिटा देते हैं। अब देखो ये सब चीज वर्णन में लिख देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चित्र का क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। यानी सबसे पहले वर्णन, वर्णन को कर बाद में मिटा देंगे तो थोड़ा सा बोर्ड हम लोग का छोटा है। तो इसमें क्या, ए बी एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव है तथा इसका तथा तथा इसका द्विध्रुव, द्विध्रुव द्विध्रुव कितना है, पी है। आप देखो ओरिजिन से आर दूरी पर क्या है, ओरिजिन यानी ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है, पी नहीं सॉरी क्यू है। दिख रहा है क्यू है, क्यू है। अब देखो इस क्यू का ध्रुवीय निर्देशांक भी लिखना पड़ जाएगा। तो क्यू का ध्रुवीय
क्या निर्देशांक कितना r कॉमा थीटा। इतना तक समझ में ये चीज है। चित्र को बनाने के बाद वर्णन कर सकते हैं। अब वर्णन ना कीजिएगा तो नंबर हो सकता है कट जाए, तो वर्णन कीजिएगा। देखो वर्णन कुछ नहीं होता, इस चित्र को देखकर ही वर्णन किया जाता है। अब ये बोलेगा कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन तो फालतू है, लेकिन ये वाला और ये वाला लाइन जब तक दिखेगा तब तक समझ में आएगा कि इसमें कौन क्या है। इसमें हमने ये तल बना दिया, यानी 4 भागों में विभाजित कर लिया। सब भाग किसमें हो रहा है? एक भाग में हो रहा है। पहला भाग में सब चीज हो रहा है, तो वर्णन को मिटा दे। वर्णन का काम नहीं है, आप लोग का ये लिखने का काम है। और देख इसको देखकर समझ में आ जाएगा कि इसमें है क्या। चलो वर्णन मिटा देते हैं। अब देख लो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, P को डिवाइड करेंगे। P यानी द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, यानी वियोजित करेंगे। इस P को, P क्या है? AB का द्विध्रुव आघूर्ण है, AB का द्विध्रुव आघूर्ण P है। अब इसको हम तोड़ेंगे यानी वियोजित करेंगे। वियोजित कितने भागों में? 2। तो वियोजित करने का तरीका, ये एक प्रकार का सदिश है। सदिश को यहाँ क्या करें? वियोजित करें। तो सदिश को वियोजित करने का तरीका होता है कि एक रैंडम जिसके अनुसार, मतलब जहां हेल्प होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? विभाजित कर लेंगे। तो एक P को हम R दिशा में करें, एक P को R दिशा में, P को क्या करें? R दिशा में। तो P को हम R दिशा में कर लिए। इस लाइन को, ये वाले R लाइन को यहां भी कर देते थोड़ी सी बड़ी, इस R लाइन को थोड़ी सी बड़ी कर देते इधर। देखो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक हो जाएगा, लेकिन लंबाई तो दोनों का सेम होगा। तो अब देखो P को हमने एक R दिशा में किया, तो यहां बोल देंगे। अब देखो कल ही बताए थे जब निरक्षीय स्थिति बता रहे थे, तो बोले थे जिसके साथ थीटा होगा उसके साथ क्या लेंगे? कॉस ले लेंगे। तो यानी जो डिवाइड हुआ था इसका नाम क्या हो जाएगा? P cos थीटा। यानी इस लाइन के साथ, यानी इसका नाम दे देते A1 B1, A1 B1। यानी AB को एक भाग में डिवाइड कर लिए, A1 और B1। और ये वाली लाइन एक सच के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रही है, इसलिए इस पर जो P आया क्या है? P cos थीटा। यानी जिसके साथ, जिस लाइन के साथ थीटा बनता है उसके साथ हम cos ले लेते हैं। अभी डिवाइड करने की सेकंड बारी, यानी दूसरा कहाँ होगा? तो दूसरा, पहला लाइन का दूसरा कहाँ होगा? परपेंडिकुलर। तो ये वाली लाइन P को यहाँ कर देते हैं, ये वाली लाइन यहाँ खींच रहे हैं। A1 B1 का देखिएगा परपेंडिकुलर है कि नहीं। हो सकता है देखो हम आप बोर्ड पर बनाए तो फिसलन होने के कारण इधर उधर चित्र बन रहा है, लेकिन हम समझा रहे हैं A1 B1 पर जो अब दूसरी लाइन होगी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। A1 B1 पर जो दूसरी लाइन होगी क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो आप लोग को परपेंडिकुलर दिखना भी चाहिए, परपेंडिकुलर होना। तो आप लोग हो सकता है स्केल से खींचिएगा, सीधा सीधा लाइन खींचिएगा स्केल से। हम समझाने के लिए कर रहे हैं, मेरे पास स्केल भी नहीं है, थोड़ा बोर्ड फिसलन होने के कारण टेढ़ा मेरा हो सकता है, लेकिन समझ में पूरा आएगा। इस लाइन का आप नाम दे देते हैं A2 और B2। अब बताओ A2 B2 लाइन के साथ क्या थीटा, ये P थीटा बना रहा है? नहीं बना रहा है। तो इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा? P sin थीटा। अब हम लोग का काम हो गया। देखो P को हमने विभाजित किया 2 भागों में। 1 मिनट थोड़ा देख ले वीडियो चल रहा है कि नहीं। चलो चल रहा है। चलो P को हमने डिवाइड किया 2 भागों में। एक भाग निकल कर रहा है P cos थीटा, दूसरा भाग निकल कर रहा है P sin थीटा। कैसे निकल कर रहा है आप लोग को समझ में? जिसके साथ थीटा उसके साथ cos, जिसके साथ थीटा नहीं उसके साथ sin। अब हम लोग का काम क्लियर। अब देखो P cos थीटा वाले द्विध्रुव आघूर्ण पर Q बिंदु कहाँ है? अब देखो हम लोग का यहां लिखेंगे व्यंजक में P cos थीटा के कारण क्या? Q बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये गारंटी देते हैं कि आप लोग को एक भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो देखते चलिए वीडियो को, अगर बाद में क्रिएट हो गया तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं कि यहाँ कंफ्यूजन रह गई। P cos थीटा के कारण Q बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो तो ये P cos थीटा, देखिए P cos थीटा इसी ना A1 B1 का क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। A1 B1 का क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। तो ये वाला देखकर लग रहा है कि ये P cos थीटा पर कहाँ है? Q अक्ष पर है। तो अक्ष वाला फॉर्मूला लगाने, अक्ष वाला फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू 2kP/r3, यही ना होता है। तो यहाँ उस टाइम निकाल रहे थे तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण काम कौन कर रहा है? P कर रहा था। इसमें कौन कर रहा है? P cos थीटा कर रहा है। तो और Q बिंदु यहाँ इसका अक्ष पर है, तो यहाँ कितना आएगा? E अक्ष पर है तो इसका अक्ष भी ले लेते, E एक्सिस पे है।
तो कितना आएगा 2k, और यहाँ p ना होकर क्या आएगा p cos थीटा, और नीचे आर क्यू है तो आर क्यू, इसको समीकरण नंबर 1 भी बोल सकते हो। क्लियर हुआ? आप देखो इस स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, p sin थीटा के कारण Q बिंदु पर अब देखो इसकी दिशा आप लोगों को मालूम है, जो अक्ष पर दिशा आती है क्या आती है, इसके जस्ट समानांतर आती है, तो ऐसी दिशा आ जाएगी। तो यानी इसके कारण जो दिशा आएगी यही वाली आएगी ई एक्सिस के कारण, इसके जस्ट समानांतर। जब अक्षीय स्थिति निकाल रहे थे वहां हमने दिशा बताया था कि ये दिशा यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, जस्ट उसके समानांतर आ जाएगी। लेकिन हमने बोला था जैसे P की जो दिशा होगी वही E की दिशा होगी। जो P की दिशा मानकर चलते हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो माइनस से प्लस P की दिशा होगी, और इसी दिशा में क्या होती है, E की दिशा होती है। अब जब देखिएगा अक्षीय स्थिति वहां आपको समझ में आ जाएगा, जिस और P की दिशा होती है उसी और E की दिशा होती है उस टाइम जब अक्ष पर निकाल रहे थे उसी टाइम। अब देखो अगर मान लेते हैं यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस से प्लस ये दिशा हो जाएगी, तो जो हम लोग का यहाँ निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसकी दिशा ये हो जाएगी। क्लियर हो रहा? यानी अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ P की दिशा तो इस साइड हो जाएगी नीचे साइड, और इस समय E की दिशा ऊपर साइड हो जाएगी, यानी जस्ट अपोजिट। P की अपोजिट दिशा में होती है कहाँ, जब निरक्षीय स्थिति निकालते हैं तब। मिटा दे। तो ये सब चीज कंसेप्ट होता है। यहाँ देखिएगा कोई कोई ऐसे ही चित्र लिखा है, ये ऐसे होगी ऐसे होगी, कैसे है ये हम समझा रहे हैं। कैसे होगा, तो जब A1 B1 द्विध्रुव पर Q बिंदु का अक्ष पर है तो इसकी दिशा जहां P की दिशा होगी वही हो जाएगी। लेकिन A2 B2 पर Q बिंदु का है निरक्ष पर, तो P की दिशा अगर नीचे साइड है तो E की दिशा क्या हो जाएगी, ऊपर साइड। यही बताने की ट्राई कर रहे हैं। यानी मानकर चलते हैं माइनस यहाँ प्लस है तो P की नीचे साइड, तो ऊपर क्या हो जाएगा, E की दिशा। चलो अब P sin थीटा के कारण E परपेंडिकुलर है, तो E यहाँ परपेंडिकुलर पर बोल सकते हैं कितना, यहाँ 2 नहीं आता है K, अब P का काम यहाँ कौन कर रहा है, sin थीटा, और नीचे RQ, समीकरण नंबर 2। अब देखो हम लोगों को तीव्रता 2 आया, अब इन दोनों के कारण परिणामी देखेंगे, तो यहाँ आपको देखकर लग रहा है कि इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। तो अब हम लोग परिणामी वाला सूत्र लगा लेंगे। सूत्र क्या होता है, R बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, हम लोग का परिणामी निकल जाएगा। अब हम लोग का काम खाली कैलकुलेशन है। ये वाला चित्र तो बनकर तैयार हो गया, ये चित्र क्या हुआ है, बनकर तैयार हो गया। तो देखो Q बिंदु पर परिणामी तीव्रता, Q बिंदु पर परिणामी तीव्रता लिखने के लिए यहाँ ई नेट लिख दे, ई नेट इक्वल टू, अब दोनों में परपेंडिकुलर था, दोनों के बीच एंगल कितना 90 डिग्री, cos 90 का मान 0 होता है। तो यानी 3 को स्टेप होता है परिणामी निकालने का, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा वाला पूरा का पूरा टर्म गायब हो जाता है। तो यहाँ खाली लिख रहे हैं EA का होल स्क्वायर और E परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। समझ में आया? और इधर वाला थर्ड टर्म तो गायब हो जाएगा। कारण क्या गायब होने का, इन दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, इसलिए वो टर्म ही गायब हो जाएगा। E का मान ऊपर दिया, इसका क्या करना, होल स्क्वायर करना। E परपेंडिकुलर का मान यहाँ दिया, इसका भी क्या करना, होल स्क्वायर करना। उसके बाद कॉमन निकाल देना, उसके बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ मान रख देते हैं, इसके बाद ये थोड़ा मिटाएंगे, यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद E नेट इक्वल टू क्या, इसका स्क्वायर कीजिएगा 2k P cos थीटा बटा RQ का क्या, होल स्क्वायर। बीच में प्लस है तो प्लस, E परपेंडिकुलर का मान ऊपर दिया है तो KP sin थीटा बटा RQ का होल स्क्वायर। इतना तक समझ में होगा। यहाँ खाली मान रखे। अभी ये थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद या धीरे धीरे समझ जाइएगा, उसके बाद अपने से करने की ट्राई कीजिएगा। अपने से कीजिएगा, आपको टोटली समझ में। देखो कंफ्यूजन कहाँ होती है, ये मान लो R और थीटा क्या है, बोलने में कंफ्यूजन हो सकती है। अगर बोलने में कंफ्यूजन नहीं तो क्या, किस चीज का कंफ्यूजन हो सकती है। मान लो हम जिस और P की दिशा होगी उसी और EA की दिशा होगी, इसमें A2 और B2 पर Q बिंदु निरक्ष पर है, तो जिस और P की दिशा उसे जस्ट विपरीत किसकी दिशा हो जाएगी, E की दिशा हो जाएगी। देखो मान लो इस लाइन A2 B2 की लाइन ये है, तो E की दिशा जस्ट इसके मान लो विपरीत हो जाएगी। तो A2 B2 को Q बिंदु कहाँ है, निरक्ष पर है, तो जस्ट इसके विपरीत हो जाएगी। तो ये दिख रहा है, अगर मान लो P की दिशा इस साइड है तो E की दिशा जस्ट इसके विपरीत हो जाएगी।
वही बार बार समझ तो कंफ्यूज। अब ये तो कैलकुलेशन है कि 2 + 2 या स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो सब कैलकुलेशन है। तो देखो यहाँ अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा। अच्छा कॉमन भी काट सकते हैं, देखो प्लस में कॉमन काट सकते हैं के पी इसमें भी है, के पी इसमें भी है, आर क्यू इसमें भी, आर क्यू इसमें है, तो कॉमन ले ले। देखो रूट में अभी लगा कर ही कॉमन लेंगे। ई नेट इक्वल टू रूट अंडर के पी बट्टा आर क्यू, और इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी इन दोनों का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया इसमें 2 पी भी ले लिए तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बीच में प्लस और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, यही ना बचेगा। देखो इसमें से भी के पी आर क्यू का होल स्क्वायर, इसमें भी होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ का बचा 2 वाला बच गया, 2 नहीं लिया, और कॉस बच गया कॉस, इसका भी क्या करना था स्क्वायर करना था। यहाँ ओनली क्या बचा है साइन, और ये सब चीज क्या रूट में। अब देखो ये 2 है तो एक रूट से बाहर निकल जाएगा के पी बट्टा आर क्यू, रूट के अंदर अब क्या बच गया 2 का स्क्वायर 4, 4 कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने क्लास 9 10th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, के पी बट्टा आर क्यू इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका प्रॉपर्टी जानते हैं कितना होता है, इसका मान 1 होता है। और ये किसका मान है ई नेट, यानी क्यू बिंदु पर परिणामी तीव्रता। तो देखो के पी बट्टा आर क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये क्या आएगा क्यू बिंदु पर, यानी किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यही आएगा के पी बट्टा आर क्यू रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर ऐसे डेरिवेशन करें तो आप लोग को फुल में फुल 5 मार्क्स मिल जाएगा, 5 मार्क्स मिल जाएगा। और कोई डिफिकल्ट नहीं है, इस चित्र को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि चित्र में आएगा कैसे। अभी यहाँ पूछ भी दिया जाता है, एक और टर्म भी पूछा जाता है, लेकिन उस टर्म को यहाँ आप लोगों के लेवल पर नहीं पूछा जाता, यही पूछा जाता है कि यहाँ देखो परिणामी तो 20 से गुजरेगा, परिणामी 20 से गुजरेगा, मान लेंगे परिणामी ई नेट, यही ना ई नेट है, ई नेट इनके बीच मान लेते हैं कितना ई ए, और परिणामी के बीच कितना डिग्री का एंगल है, मान लेते हैं अल्फा, मान लेते हैं कितना अल्फा। अल्फा निकालने के लिए हम लोग कहाँ चले जाएंगे 10 के पास, 10 अल्फा इक्वल टू 10 बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब यानी इसके जस्ट सामने वाली ये वाली भुजा हो जाएगी, ये कोण के सामने वाली, तो इसका काम कौन करेगा ये वाला ई जस्ट क्या है परपेंडिकुलर वाला। थोड़ा सा देखो चित्र के अंदर से और एक बार मिटा कर दे रहे हैं। यहाँ बिंदु था Q, इसकी दिशा में था ई वाला, और इससे जस्ट परपेंडिकुलर वाला था ई परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच एंगल बन रहा था 90, और जस्ट जब ई नेट आएगा तो इसके जस्ट बीच से आएगा। अब बोल रहे हैं कि ई ए और ई नेट के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम नाम क्या बोल रहे हैं अल्फा। तो अल्फा निकालने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं 10 अल्फा के पास, 10 के पास जा रहे हैं। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा आधार, यहाँ लंब का काम इसके जस्ट सामने वाली भुजा करेगा, तो सामने वाली यहाँ इसकी लंबाई और इसकी लंबाई समान है, तो ई परपेंडिकुलर मान रख देंगे, ई परपेंडिकुलर, और आधार नीचे वाला है तो आधार नीचे वाला का मान कितना ई है, दोनों का मान रखेंगे। देखो दोनों का मान क्या था, एक का मान आपको याद है ई परपेंडिकुलर ये है के पी बट्टा साइन थीटा आर क्यू, और ई का मान ये 2 के पी कॉस थीटा बट्टा आर क्यू, यहाँ से 2 के पी से के पी गायब हो जाएगा, आर क्यू से आर क्यू गायब हो जाएगा। अब देखो 1 ताला 2 ताला 3 ताला 4 ताला, 1 ताला कहाँ 4 ताला के पास, 2 ताला कहाँ 3 ताला के पास, तो इन नीचे वाला खत्म हो गया और ये वाला भी खत्म हो गया, तो ये वाला 2 ताला कहाँ जाएगा 3 ताला, ऊपर साइन थीटा बचा है, नीचे बचा है 2 कॉस, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बटा 2, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना टेन थीटा, और नीचे 2 बचा था 2, यही है किसका मान 10 अल्फा का। और अल्फा निकालने के लिए 10 इनवर्स कर दीजिए, 10 इनवर्स। देखो हम लोग इतना भी कर आएंगे तो आप लोग का 5 मार्क्स, लेकिन हम बता रहे हैं वाली यहाँ ई नेट और ई ए के बीच बनने वाला कोण, ई नेट और ई ए के बीच बनने वाला कोण को हमने यहाँ मान रखा है अल्फा, अल्फा निकाल रहे हैं। अल्फा निकालने के तरीका है कि 10 अल्फा इक्वल टू पी बाई बी, पी का मान यहाँ परपेंडिकुलर वाला कर रहा है और आधार का मान ई ए कर रहा है, दोनों का मान पुट किए तो कितना है 10 थीटा बट्टा 2, और अल्फा निकालने का तरीका अल्फा को इधर ही छोड़ दीजिए, 10 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 10 इनवर्स 10 बाई 10 थीटा बट्टा 2, यही आएगा अल्फा का मान। लेकिन अगर यहाँ ये भी पूछ सकता है कि
द्विध्रुव से और ई नेट के बीच बनने वाला कोण कितना है, तो दिख रहा है थीटा प्लस अल्फा है, थीटा का मान कुछ नहीं दिया, अल्फा का मान यहाँ से पुट कर सकते, वही है जो हम लोग का क्या बन रहा है, द्विध्रुव से और ई नेट के बीच बनने वाला कोण है। क्लियर हुआ? तो इतना अगर कर इतना जो पूछा जाता उतना ही जवाब देंगे। जैसे मान लो यहाँ पूछा क्या गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये तो नहीं पूछा है कि यहाँ ई नेट और ई के बीच बनने वाले कोण को बताइए, तो बताते तो हम लोग तो ये वाला प्रोसेस ही ना करते थे। जिसे जितना आपसे पूछा जाए उतना, जैसे अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाए तो उतना ही हम लोग बताकर स्टॉप हो जाएंगे, लेकिन ई नेट और ई ए के बीच कोण पूछा है तो अल्फा का मान निकालेंगे। अल्फा का मान निकालने का तरीका समझ में आया, हम लोग टेन अल्फा लगा देंगे, पी बाई बी कर देंगे, इसका परपेंडिकुलर का मान ये, बी का मान ये, दोनों का मान रखेंगे हम लोग कितना देगा, टेन थीटा बाई 2। क्लियर हुआ? ये सॉरी टेन थीटा बट्टा 2, टेन थीटा बट्टा 2। तो आज का ये लेक्चर इतना ही रखते हैं। अगर फिर पसंद आया होगा, हो सकता है देखो बोलने में इधर उधर हो गया होगा, लेकिन उसको अगर फिर भी आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा तो सब चीज सटीक वही सेम चीज है। तो थैंक यू सो मच आप लोग को इतना वीडियो देखने के लिए।